मैजिकल ब्रोकन कार। एक गांव में किशन और जिशन नाम के दो जुड़वा रहते थे। उन दोनों की बनती नहीं थी, हर बात पे दोनों लड़ते रहते थे। उनकी माँ गीता उन्हें रोटी डालती तो वो आधा तोड़कर आधा आधा खाते थे। ये क्या कर रहे हो बेटे? मैं दोनों को एक एक रोटी डाल रही हूँ ना, फिर एक दूसरे से छीनकर आधा आधा क्यों खा रहे हो? हाँ, अगर उसकी रोटी मेरी रोटी से अच्छी बनी हुई हो तो इसीलिए उसके हर रोटी में आधा मैं खा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं भी उससे छीनता हूँ। उसको जो भी दो उसमें आधा मुझे मिलना चाहिए, बस। गीता सिर पकड़कर बैठ गई। एक दिन दूध वाले ने 2 पैकेट दूध डाला। किशन जिशन से, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ठीक है? बिल्कुल, वही तो ठीक है। रुको, इस बार मैं बांटता हूँ, कहकर दोनों दूध के पैकेट को खोला। दोनों पैकेट में से आधा पैकेट उसके हथेली में डाला। सारा दूध रिस गया। किशन परेशान हो गया। ये सब देखकर गीता, हे भगवान, ना ही इनके पिताजी जिंदा है, ना ही पढ़े लिखे हैं, ना ही इनको कोई अकल है। ये जुड़वे हैं, पर उनकी एक दूसरे से नहीं बनती। अब तुम ही इसे कोई रास्ता दिखाओ हे प्रभु, कहकर प्रार्थना करने लगी। एक दिन उनके घर के पास एक ट्रैक्टर आया। उस ट्रैक्टर में एक मारुति 800 कार का पिछला हिस्सा ही था। उस ट्रैक्टर में से एक व्यक्ति उतरा और वो गीता से, आपके पति ने मेरे पास इस कार को गिरवी रखा और पैसे उधार लिए। आपके पति तो अब जिंदा नहीं रहे, तो मैंने सोचा इसे आपको लौटा दूं। क्या इसे कार कहते हो? पर ये तो सिर्फ आधा है, बाकी आधा कहाँ है साहब? यही बात मेरे भी समझ में नहीं आई। परसों तक ये कार पूरी थी, कल रातों रात अगला हिस्सा गायब हो गया। अगर पूरी कार होती तो हम उसको आधा आधा कर लेते। अब ये तो वैसे भी आधा ही है। अब इसका हम क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। ऐसे ना कहो बेटे, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पिताजी जिंदगी भर इसी कार में घूमते थे। घर के बाहर उनके लिए ये घर जैसा ही था। इसे उनकी निशानी समझकर रख लेते हैं बेटा। आप उस कार को यहाँ रखे जाइए सर। उस व्यक्ति ने उस आधे कार को उनके कंपाउंड के अंदर रख दिया। वो उस कार को देख रहे थे कि अचानक वो कार हिलने लगी। वो चौंक गए। वो कार यूं बाहर जाने लगी। तभी एक व्यक्ति बाइक में जा रहा था। इस कार ने उस बाइक को पीछे से टक्कर मारा। बस वो बाइक वाला व्यक्ति संतुलन खोया और नीचे गिर गया। उसको चोट लगी और वो आकर किशन और जिशन को खूब मारने लगा। क्यों रे कमबख्तो, टूटे फूटे कार को यूं सड़क पर छोड़ते हो? चाप इसे ले जाकर घर में रखो, नहीं तो मार डालूंगा, कहकर चला गया। यूं वो आधा कार गांव भर में घूमने लगा। उसे देखकर लोग हैरान हो गए। वो कार जाकर दूसरे कारों को पीछे से टक्कर मारने लगा। इतना ही नहीं, वो सब्जी के ठेलों को और चाट की रेडियो को टक्कर मारने लगा। वो सब आकर किशन और जिशन को खूब पिटाई करके उनसे पैसे वसूल करके जाने लगे। किशन और जिशन समझ नहीं पाए कि ये सब हो क्या रहा है। एक दिन किशन और जिशन डरते हुए सहमे सहमे से अपने आधे कार को ढूंढते हुए जाने लगे। तभी एक साधु उनके सामने आया। हे स्वामी, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, कहकर जो कुछ हुआ सब बताया। वो साधु ने आंखें मूंदे और सोचते हुए, वो कोई साधारण कार नहीं है बेटा, ये एक जादुई कार है। उस कार में तुम्हारे पिताजी की आत्मा ने प्रवेश किया है। वो आधी कार अपने दूसरे भाग को ढूंढ रही है, इसीलिए वो जब भी कोई दूसरे वाहन को देखती है तो उससे जुड़ने की प्रयत्न करती रहती है। जैसे ही वो अपने दूसरे हिस्से से जुड़े, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी बेटा। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब तुम दोनों मिलजुल कर रहो। यही तुम्हारे पिताजी की इच्छा है। जैसे ही उस कार का दूसरा भाग मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी बेटा। बात समझ में आई? तब दोनों ने समझ गए स्वामी जी, कहकर उसे प्रणाम किया। उस दिन से किशन और जिशन मिलजुल कर प्यार से रहने लगे, एक दूसरे की मदद भी करने लगे। एक दिन उस कार का अगला हिस्सा उस गांव में आया। वो हिस्सा उनके घर पहुंचा। वो आकर कार के पिछले हिस्से के साथ जुड़ गई। ये देखकर वे सब खुश हुए। किशन और जिशन कार में बैठे। किशन कार चला रहा था और जिशन पिछली सीट में बैठा हुआ था। कार यूं जाने लगी।
जादुई कार 2 हिस्सों में बट जाओ। वो कार अपने आप 2 हिस्से में बट गई। वे दोनों हैरान हो गए। उस दिन से वे दोनों देश भर में कार के साथ कर्तव्य दिखाने लगे। रेलगाड़ी जब आती तो वे दोनों उस कार को पटरी के ऊपर खड़ा करते। जैसे ही वो रेलगाड़ी कार के पास पहुंचती, वो कार 2 हिस्सों में अलग हो जाती। लोग ये देखकर हैरान होकर ताली बजाते। इस तरह किशन और जिशन खूब पैसे कमाने लगे। ये देखकर उनकी माँ गीता बहुत खुश हुई। वे दोनों हर रोज कर्तव्य दिखाने से पहले अपने पिताजी की तस्वीर को प्रणाम करके फिर जाते थे। डायमंड थीफ रॉबरी। गुड़गांव नाम के गांव में गुंजन सक्सेना नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल एक पत्थर जैसे वस्तु से टकराया। उसे गौर से देखा तो वो चमक रहा था। उसे शहर ले जाकर उसका टेस्ट कराया तो पता चला कि वो हीरा है। तब गुंजन अपनी पत्नी प्रीति से, प्रीति, क्या तुम जानते हो कि सवेरे खेत पर हल चला रहा था कि हल से कुछ टकराया, देखा तो वो हीरा था। मैंने उसे शहर में जांच कराया, उन्होंने उसे हीरा कंफर्म कर दिया है। पर एक प्रॉब्लम है, अगर ये खबर फैल गई तो सरकार उसे हमसे छीन लेगा। जब हम किसी को बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? हाँ, ये तो सच है। हम किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, कहकर उस दिन आराम से सोए। सवेरे उनके घर कुछ अधिकारी आए। क्यों भाई सक्सेना, सुना है कि तुम्हारे खेत में हीरा मिला है। क्या तुम नहीं जानते कि ऐसी कोई कीमती वस्तु मिले तो उसे सरकार को सौंपना चाहिए? उसे तुम रखना चाहते हो? चुपचाप हमें सौंप दो, वरना तुम्हें अरेस्ट करना होगा, कहकर घर की तलाशी ली और उस हीरे को लेकर और फिर उसे आंकने के बाद, ये तो बहुत ही कीमती और अनूठा हीरा है, इसे यहाँ के म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखेंगे, इसे देखने लोग म्यूजियम आ सकते हैं, कहकर उस हीरे को म्यूजियम में पर्याप्त सुरक्षा के साथ प्रदर्शन में रखा। क्योंकि वो हीरा उसी गांव में मिला था तो लोग म्यूजियम के बाहर लाइन लगाने लगे। अरे बेचारा सक्सेना कितना बदकिस्मत है, वो बहुत मुसीबत में है। उसकी 5 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई, शादी, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये हीरा बेचता तो उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती और वो इस गांव में सबसे धनवान होता। पर देखो, उसका भाग्य खुलने से पहले ही बंद हो गई। यूं बात कर रहे थे, सक्सेना ने फैसला किया कि सरकार से उस हीरे को किसी भी तरह वापस लेना होगा। उसने ये सोचकर कि इस काम के लिए उसका भाई मुन्ना ही सही है, उसे बुलवाया। मुन्ना बचपन से ही चोरी करने में माहिर था, इसलिए सबने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब उसकी जरूरत पड़ी तो उसे बुलाया। वो घर नकाब पहनकर आया। सक्सेना उससे, मुन्ना, तुमने सुना ही होगा कि वो कीमती हीरा अपने खेत में ही मिला, पर सरकार उसे ले गई। अब तुम ही किसी तरह उसे मुझे वापस दिला सकते हो। उसके लिए जो करना हो करो। अरे मेरे भोले भैया, तुम इतने मुश्किल से बड़े परिवार को चला रहे हो, ये सोचकर तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर सीधा देता तो तुम पैसे लेते नहीं। पैसा है कहकर मना कर देते। इसीलिए उस हीरे को मैंने ही तुम्हारे खेत में छिपाया था, पर अब सरकार उसे ले गई। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, उसे किसी तरह वहाँ से मैं उठा लूंगा। इस बार उस हीरे को बाजार में बेचकर तुम्हें सिर्फ पैसे लाकर दूंगा। अरे मुन्ना, जो मेहनत तुमने मेरे लिए किया सब बेकार चला गया, पर दोबारा म्यूजियम से चोरी करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सोच लो, वहाँ सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। भाई डोंट वरी, वहाँ का हीरा वहीं रहेगा, पर नहीं रहेगा। ये मुझ पर छोड़ दो। इस मुन्ना के बारे में तुम ही नहीं, ये दुनिया भी नहीं जानती। यूं कहकर उस रात को म्यूजियम में चोरी के लिए प्रवेश किया। छत से रस्सी बांधकर धीरे से नीचे उतरा। हीरा एक टेबल पर एक कांच के बॉक्स में रखा था। ऐसा प्रबंध किया गया था कि उसके छूते ही बिजली की शॉक लग जाती। तुरंत अपने भाई को फोन करके, भाई तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, यहाँ हीरा मेरे सामने है, पर उसके चारों ओर बिजली का जाल बिछाया है, पर यदि तुमने यहाँ का बिजली को बंद कर दिया तो मैं हीरे को गायब कर सकता हूँ। पर बिजली को कैसे बंद करते हैं ये तो मैं जानता ही नहीं। अरे अब तुम्हारे हाथ में क्या है? तौलिया है ना, उसे पानी में भिगोकर उन दोनों वायरों पर फेंक दो, बस बिजली बंद हो जाएगा।
सक्सेना ने वैसे ही किया तो ट्रांसफार्मर फटा और बिजली बंद हो गई। बस इतनी सी देर में मुन्ना ने उस हीरे को गायब किया और टेंशन से नाखून चबा रहे सक्सेना के सामने जाकर खड़ा हो गया। सक्सेना दंग रह गया। भाई तुम आ गए, हीरा गायब कर लिया ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई चिंता की बात नहीं है भाई, तुम आराम से घर चले जाओ, इसे बेचकर मैं पैसे घर भेज देता हूँ। कम से कम इस बार इस राज को राजी रखो, कहकर उस हीरे को बेचकर उन पैसों को सक्सेना को जाकर भिजवाया। उन पैसों से सक्सेना ने अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे से निभाते हुए एक बड़ा घर लेकर 5 बेटियों की शादी करके आराम से रहने लगा।